नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारी पॉलिटी वन शॉट सीरीज जो कुल 4 भागों में पूरी होगी। यह सीरीज का दूसरा भाग है। इसमें हम वनडे एग्जाम के लिए सभी जरूरी टॉपिकों को सरल भाषा में समझेंगे। दोस्तों, इस सीरीज में आप सुनने के साथ साथ चित्रों को भी देखेंगे, बिल्कुल एक मूवी की तरह, जिससे हर टॉपिक जल्दी और लंबे समय तक याद रहेगा। अगर आप इसे अंत तक देखेंगे तो सभी जरूरी टॉपिकों को आसान और प्रभावी तरीके से जरूर समझ पाएंगे। ध्यान दें, कम समय में सभी बिंदुओं को विस्तार से समझने के लिए हमारी ऑडियो पॉडकास्ट सीरीज को जरूर सुनें। आज हम शुरू कर रहे हैं वन शॉट सीरीज का भाग 2, जिसके अंतर्गत हम कुल 5 महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे। पहला, संविधान का भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2, नागरिकता। भाग 3, मौलिक अधिकार। भाग 4, नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4 का मौलिक कर्तव्य। तो चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं। आज हम भारत का जो नक्शा देखते हैं, क्या वो हमेशा से ऐसा ही था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सैकड़ों रियासतों और प्रांतों का एक उलझा हुआ जाल था। भारतीय संविधान का भाग 1 दरअसल वही बुनियाद है, वही कानूनी ढांचा है जिसने इस बिखरे हुए भूभाग को आज के भारत राष्ट्र में बदला। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प संवैधानिक सफर को समझते हैं। आज की हमारी चर्चा में हम 4 खास पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम भारत की संवैधानिक परिभाषा को समझेंगे, फिर रियासतों के एकीकरण की उस महान चुनौती को देखेंगे, उसके बाद राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया जानेंगे और आखिर में हम भारत के लगातार बदलते नक्शे पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से। आखिर संविधान की नज़र में भारत है क्या? वे कौन से मूल सिद्धांत हैं जो भारत को एक राष्ट्र के तौर पर परिभाषित करते हैं? संविधान का पहला अनुच्छेद, और देखिए इसकी पहली ही लाइन कितनी गहरी बात कहती है। ये न सिर्फ हमारे देश के 2 आधिकारिक नाम इंडिया और भारत तय करती है, बल्कि एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द का इस्तेमाल करती है, राज्यों का संघ। इस एक शब्द में बहुत कुछ छिपा है। तो आखिर इसका मतलब क्या है, राज्यों का संघ? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि भारत एक ऐसा संघ है जो कभी टूट नहीं सकता। ये अविनाशी है। हाँ, इसके अंदर जो राज्य हैं उनकी सीमाएं बदली जा सकती हैं, उन्हें छोटा बड़ा किया जा सकता है, यानी राज्य विनाशी हैं, पर संघ अविनाशी है। कोई भी राज्य अपनी मर्जी से भारत से अलग नहीं हो सकता। अब देखिए, इसी शक्ति को संविधान संसद को 2 अलग-अलग अनुच्छेदों के तहत देता है। अनुच्छेद 2 संसद को ये शक्ति देता है कि वो किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल कर नए राज्य का दर्जा दे। वहीं अनुच्छेद 3 संसद को देश के अंदर ही मौजूदा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने, नए राज्य बनाने या नाम बदलने की शक्ति देता है। संविधान में तो भारत को एक अविनाशी संघ कह दिया गया, पर जमीनी हकीकत वो तो कुछ और ही थी। आज़ादी के वक्त हमारे सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती खड़ी थी, बिखरी हुई सैकड़ों रियासतों को एक राष्ट्र की माला में पिरोना। जरा सोचिए एक पल के लिए, 15 अगस्त 1947 की सुबह भारत का नक्शा कैसा रहा होगा? इसी सवाल का जवाब हमें उस महान काम की अहमियत समझाता है जिसके बारे में हम अब बात करने वाले हैं। ये देखिए, कुछ ऐसा। ये कोई एक देश नहीं लग रहा है ना? ऐसा लग रहा है जैसे किसी पहेली के टुकड़े बिखरे पड़े हों। एक तरफ थे ब्रिटिश भारत के प्रांत, जिन पर अंग्रेजों का सीधा शासन था, और दूसरी तरफ थीं ये छोटी बड़ी रियासतें, हर एक का अपना राजा या नवाब। और टुकड़े भी कितने, 1-2 नहीं, पूरे 552। जी हाँ, 552 रियासतें थीं और हर एक को ये समझाना था, मनाना था कि उनका भविष्य भारत के साथ ही सुरक्षित है। और इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन बनाया एक शख्स ने, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उन्होंने अपनी दूरदर्शिता, दृढ़ इच्छा शक्ति और कूटनीति से, जिसमें साम, दाम, दंड, भेद सब शामिल था, इन रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए तैयार किया। ज्यादातर रियासतें तो मान गई, लेकिन 3 थी जो थोड़ी मुश्किल साबित हुई। जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया, हैदराबाद के विलय के लिए पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी, जिसे ऑपरेशन पोलो के नाम से भी जाना जाता है, और जम्मू कश्मीर का विलय पत्र पर हस्ताक्षर के जरिए हुआ। तो अब भारत एक तो हो गया था, लेकिन देश के अंदर का नक्शा अभी भी पुराना और बेतरतीब था। अब जरूरत थी इन राज्यों की सीमाओं को फिर से बनाने की, एक नए, ज्यादा तर्कसंगत आधार पर। और इस पुनर्गठन की सबसे बड़ी मांग उठी भाषा के आधार पर।
देखिए, ये आसान नहीं था। शुरू में तो धर कमीशन और जेवीपी कमेटी ने भाषा के आधार पर राज्य बनाने से मना कर दिया, लेकिन लंबे विरोध प्रदर्शनों के बाद 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाना पड़ा। इसके बाद ही सरकार ने फजल अली आयोग बनाया, जिसकी सिफारिशों के आधार पर 1956 में ऐतिहासिक राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। और इस ऐतिहासिक एक्ट का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये था कि भारत का पूरा अंदरूनी नक्शा ही बदल गया। देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिसने आधुनिक भारत की प्रशासनिक संरचना की नींव रखी। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 1956 के बाद भी भारत का ये नक्शा बदलती हुई प्रशासनिक और सामाजिक जरूरतों के हिसाब से लगातार बदलता रहा, विकसित होता रहा। एक बड़ा बदलाव आया साल 2000 में। इस एक साल में भारत को 3 नए राज्य मिले। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और बिहार के दक्षिणी हिस्से से झारखंड का गठन हुआ। और फिर हाल के सालों में 2014 में एक लंबे आंदोलन के बाद तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना। फिर आया साल 2019 और देश ने जम्मू और कश्मीर को लेकर एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक संवैधानिक बदलाव देखा, जिसने एक बार फिर भारत के नक्शे को बदल दिया। इसमें क्या हुआ? जो जम्मू और कश्मीर राज्य था, उसे 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित कर दिया गया। एक बना जम्मू और कश्मीर और दूसरा बना लद्दाख। और एक और जरूरी बदलाव 2020 में हुआ। प्रशासन को और बेहतर बनाने के लिए 2 केंद्र शासित प्रदेशों, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को आपस में मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इन सब बदलावों के बाद आज की तारीख में भारत का राजनीतिक नक्शा कैसा है? आज हमारे पास है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये संख्याएं भारत की जीवंत और गतिशील प्रकृति का सबूत है। भारतीय संविधान को समझना कई बार थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन आज हम इसके एक बहुत ही बुनियादी और बेहद महत्वपूर्ण पहलू पर बात करने वाले हैं, और वो है नागरिकता, यानी सिटीजनशिप। तो भारतीय नागरिकता की जो पूरी कहानी है, उसका दिल बसता है संविधान के भाग 2 में, और इसमें भी खास तौर पर अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। बस ये कुछ अनुच्छेद ही वो बुनियाद हैं जो ये तय करते हैं कि भाई कौन भारतीय कहलाएगा, और इस पहचान से कौन से अधिकार और कर्तव्य जुड़े हैं। कह सकते हैं कि ये हमारी राष्ट्रीय पहचान का एक तरह से डीएनए है। अच्छा, इससे पहले कि हम एक एक अनुच्छेद की गहराइयों में जाएं, चलिए एक कदम पीछे चलते हैं। सोचते हैं कि आखिर संविधान में नागरिकता का विषय इतनी मजबूती से रखा ही क्यों गया और कैसे रखा गया। आइए सबसे पहले इसी को समझते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प बात है, जरा इस पर ध्यान दीजिए। देखिए, पूरा संविधान तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, है ना? लेकिन नागरिकता से जुड़े जो अनुच्छेद थे वो इतने जरूरी समझे गए कि उन्हें 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। मतलब उसी दिन जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था। सिर्फ ये एक बात ही ये दिखाने के लिए काफी है कि हमारे संविधान बनाने वालों के लिए ये विषय कितना ज्यादा अहम था। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। अनुच्छेद 5 से लेकर 8 ये वो बुनियाद हैं जो उस एक बहुत बड़े सवाल का जवाब देते हैं कि ठीक है, जब संविधान लागू हुआ तो उस घड़ी, उस पल में भारत का नागरिक आखिर था कौन? तो सबसे पहले आता है अनुच्छेद 5। इसने शुरुआत की और 3 बहुत ही सीधी और साफ शर्तें रखीं। पहली शर्त थी कि व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो। दूसरी कि उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। या फिर तीसरी शर्त यह थी कि वो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में रह रहा हो। तो सीधे शब्दों में कहें तो जन्म, वंश या निवास, इन तीनों में से कोई एक शर्त भी पूरी होने पर व्यक्ति नागरिक माना जाता था। देखिए, भारत का बंटवारा एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी थी। लाखों लोग अपनी जड़ों से उजड़ गए थे। अनुच्छेद 6 और 7 दरअसल उसी उथल-पुथल भरे माहौल का एक कानूनी जवाब थे। अनुच्छेद 6 उन लोगों के लिए था जो पाकिस्तान से भारत आए थे। वहीं अनुच्छेद 7 उन थोड़े और पेचीदा मामलों को सुलझाता था जहां लोग पहले भारत से पाकिस्तान चले गए और फिर वापस लौटकर भारत आ गए। उस कंफ्यूजन के दौर में इन दोनों अनुच्छेदों ने एक बहुत जरूरी काम किया, चीजों को साफ करने का। हम सब जानते हैं कि भारतीय प्रवासी हमेशा से ही दुनिया भर में एक अहम हिस्सा रहे हैं। अनुच्छेद 8 ने इसी सच्चाई को पहचाना। इसने भारत के बाहर रह रहे भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता हासिल करने का एक रास्ता दिया।
जिस भी देश में वो रह रहे थे वहां के भारतीय दूतावास में एक सिंपल रजिस्ट्रेशन के जरिए वो अपनी मातृभूमि से अपना आधिकारिक रिश्ता जोड़ सकते थे। तो अभी तक हमने ये समझा कि उस समय नागरिक कौन कौन बन सकता था, पर अब हम एक ऐसे सिद्धांत पर आते हैं जो भारतीय नागरिकता की नींव है, इसका मूल आधार है, और वो है एकल नागरिकता का सिद्धांत, जिसकी बात होती है अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 9 इस मामले में बिल्कुल साफ साफ कहता है, भारत दोहरी नागरिकता यानी ड्यूअल सिटीजनशिप को मान्यता नहीं देता। मतलब अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप ही खत्म हो जाएगी। एकदम सीधी सी बात है, एक ही समय में दो नावों पर सवार नहीं हुआ जा सकता। कोई व्यक्ति या तो भारतीय है या नहीं। तो संविधान ने शुरुआत के लिए तो प्रावधान तय कर दिए, लेकिन एक सवाल उठता है कि भविष्य में नागरिकता से जुड़े नियम बनाने की शक्ति किसके पास होगी। इसका जवाब हमें मिलता है अनुच्छेद 10 और 11 में। देखिए, अनुच्छेद 10 इस बात की गारंटी देता है कि किसी की नागरिकता यूं ही खत्म नहीं की जा सकती, वो सुरक्षित है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, ये सब कुछ संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि संसद के पास नागरिकता से जुड़े नियमों को बदलने का पूरा पूरा अधिकार है। और अनुच्छेद 11 इस बात को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है। ये भारतीय संसद को नागरिकता हासिल करने और खत्म करने से जुड़े किसी भी विषय पर कानून बनाने की एकमात्र और पूरी शक्ति देता है। इसमें राज्यों की विधानसभाओं का कोई लेना देना नहीं है, कोई दखल नहीं है। ये पूरी तरह से केंद्र का एक संघीय मामला है। तो संसद ने अनुच्छेद 11 से मिली इसी शक्ति का इस्तेमाल भी किया, और इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा था 1955 का नागरिकता अधिनियम, एक बहुत ही व्यापक कानून। आज की तारीख में भारत में नागरिकता से जुड़े लगभग सभी नियम कानून इसी अधिनियम से तय होते हैं। और 1955 का ये जो अधिनियम है, ये बहुत विस्तार से बनाया गया है। ये हमें साफ साफ बताता है कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता कैसे हासिल कर सकता है, और इसके लिए कुल मिलाकर 5 अलग अलग रास्ते तय किए गए हैं। चलिए, इन 5 तरीकों को एक एक करके जल्दी से समझते हैं। पहला है जन्म से, दूसरा वंश के आधार पर, यानी अगर किसी के माता पिता भारतीय हैं। तीसरा है पंजीकरण द्वारा, जो खास तौर पर भारतीय मूल के लोगों के लिए है। चौथा है देशीयकरण द्वारा, ये उन विदेशियों के लिए है जो एक लंबे समय से भारत में रह रहे हों। और पांचवा, अगर भारत किसी नए क्षेत्र को अपने में मिला लेता है तो वहां के रहने वाले लोग अपने आप भारतीय नागरिक बन जाते हैं। तो जिस तरह नागरिकता पाने के रास्ते बताए गए हैं, ठीक उसी तरह इस कानून में यह भी बताया गया है कि किसी की नागरिकता खत्म कैसे हो सकती है। इसके भी एकदम साफ प्रावधान है। नागरिकता 3 तरीकों से खत्म हो सकती है। पहला है स्वैच्छिक त्याग, यानी जब कोई व्यक्ति खुद अपनी नागरिकता छोड़ दे। दूसरा है बर्खास्तगी, जो तब होती है जब कोई व्यक्ति किसी और देश की नागरिकता अपना लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता खुद ब खुद खत्म हो जाती है। और तीसरा है सरकार द्वारा वंचित किया जाना। यह सबसे गंभीर तरीका है, और ऐसा सिर्फ बड़े मामलों में ही होता है, जैसे धोखाधड़ी से नागरिकता लेना, संविधान का अपमान करना, या फिर युद्ध के समय दुश्मन देश की मदद करना। भाग 3, मौलिक अधिकार। देखिए, ये सिर्फ कुछ लिखे हुए नियम नहीं है, बल्कि ये हर नागरिक को मिली वो गारंटी हैं जो हमें एक सम्मान की जिंदगी जीने और अपनी काबिलियत को पूरी तरह से निखारने का मौका देती हैं। तो चलिए आज मौलिक अधिकारों की बुनियाद को समझते हैं और शुरुआत करते हैं समानता के अधिकार से। तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि ये अधिकार आखिर हैं क्या, और इनसे पहले मौलिक या फंडामेंटल शब्द क्यों जोड़ा जाता है। देखिए, इन्हें मौलिक कहने की वजह यह है कि इनके बिना किसी भी व्यक्ति का चौतरफा विकास, मतलब कि उसका भौतिक, बौद्धिक और नैतिक विकास हो ही नहीं सकता। ये वो नींव हैं जिस पर एक नागरिक की पूरी जिंदगी और उसकी गरिमा टिकी होती है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें राज्य की तानाशाही के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा कवच देते हैं। चलिए अब इस टॉपिक की एकदम बेसिक बातों को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम मौलिक अधिकारों से जुड़े कुछ ऐसे जरूरी फैक्ट्स पर नजर डालेंगे जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, और इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए इनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, मौलिक अधिकारों की ये 4 सबसे खास बातें हैं। पहली, ये संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। दूसरी, इनके लिए अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हैं। तीसरी बात, इन्हें बनाने की प्रेरणा अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से ली गई थी। और चौथी और सबसे जरूरी बात, ये न्यायोचित हैं। अब इस शब्द का मतलब क्या है?
इसका सीधा सा मतलब है कि अगर सरकार आपके इन अधिकारों को आपसे छीनने की कोशिश करे तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और अदालत आपके अधिकारों की रक्षा करेगी। तो ये सिर्फ कागजी वादे नहीं, बल्कि एक नागरिक को दी गई सबसे बड़ी कानूनी ताकत है। तो ये तो हुई इनकी बुनियाद की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे संविधान ने हमें कुल कितने मौलिक अधिकार दिए हैं और वो कौन-कौन से हैं। यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात है। जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस समय हर नागरिक को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। लेकिन आज की तारीख में हमारे पास सिर्फ 6 हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि वो 7वां अधिकार आखिर गया कहाँ? और इसका जवाब हमें यहाँ मिलता है। वो जो एक अधिकार हटाया गया, वो था संपत्ति का अधिकार। जैसा कि आप देख सकते हैं, 44वें संविधान संशोधन 1978 के जरिए इसे मौलिक अधिकारों के लिस्ट से निकालकर एक कानूनी अधिकार यानी कि एक लीगल राइट बना दिया गया और अब ये अनुच्छेद 300A में शामिल है। अच्छा, इससे फर्क क्या पड़ा? देखिए, जब ये मौलिक अधिकार था तो सरकार के लिए विकास के कामों जैसे कि सड़क, बांध या फैक्ट्री बनाने के लिए जमीन लेना बहुत मुश्किल होता था। इससे कानूनी अधिकार बनाने के बाद सरकार के लिए आम जनता के हित में संपत्ति का अधिग्रहण करना थोड़ा आसान हो गया। तो अब हमारे पास ये 6 मौलिक अधिकार हैं। ये जो टेबल है, ये एक तरह से इस पूरे चैप्टर का रोड मैप है। इसे ध्यान से देखिए। पहला है समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और आखिर में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आज के इस सेशन में हम सबसे पहले अधिकार यानी समानता के अधिकार को बिल्कुल विस्तार से समझने वाले हैं। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं पहले और सबसे बुनियादी अधिकार के साथ, समानता का अधिकार। और इसकी नींव रखी गई है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि इसमें समानता की 2 अलग-अलग बातें कही गई हैं। पहली, विधि के समक्ष समता, जो हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। इसका सीधा मतलब है कि कानून अंधा है। कोई अमीर हो या गरीब, बड़ा अधिकारी हो या आम आदमी, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। वहीं दूसरी बात है विधियों का समान संरक्षण, जो अमेरिका से लिया गया है। ये कहता है कि एक जैसी परिस्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। जैसे आप एक बच्चे और एक बड़े आदमी पर चोरी के लिए एक ही तरह से कानून लागू नहीं कर सकते। तो ये असल में परिस्थितियों को देखकर समानता को पक्का करता है। तो अनुच्छेद 14 ने तो कानून के सामने सबको बराबर कर दिया। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 15 इसी बराबरी के सिद्धांत को हमारे समाज में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करता है। अनुच्छेद 15 एक बिल्कुल साफ साफ कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ केवल शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह है कि भेदभाव का आधार सिर्फ ये 5 चीजें नहीं हो सकती। अगर इनके अलावा कोई और लॉजिकल आधार है, जैसे कि किसी की योग्यता, तो उस आधार पर अलग व्यवहार किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 सिर्फ भेदभाव को रोकता नहीं है, बल्कि ये समाज में बराबरी लाने के लिए कुछ खास कदम उठाने की इजाज़त भी देता है। देखिए, 15(2) कहता है कि दुकानों, होटलों, कुओं जैसी सार्वजनिक जगहों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। लेकिन फिर 15(3) सरकार को ये छूट देता है कि वो महिलाओं और बच्चों के भले के लिए विशेष कानून बना सकती है। इसी तरह 15(4) और 15(5) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का रास्ता खोलते हैं। और हाल ही में 15(6) के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी EWS के लिए भी 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ये अनुच्छेद सिर्फ बराबरी नहीं, बल्कि न्याय को भी पक्का करता है। सामाजिक जीवन और शिक्षा के बाद समानता का सिद्धांत एक और बहुत जरूरी क्षेत्र में आता है, और वो है सरकारी नौकरियां। यहीं से अनुच्छेद 16 की भूमिका शुरू होती है। अनुच्छेद 16 इस बात की गारंटी देता है कि सरकारी नौकरी के मामले में सभी नागरिकों को बराबरी का मौका मिलेगा। यहां एक बहुत जरूरी अंतर है। जहां अनुच्छेद 15 में भेदभाव के 5 आधार थे, वहीं अनुच्छेद 16 में 7 आधार बताए गए हैं। इसमें वंश और निवास स्थान को भी जोड़ दिया गया है, ताकि इन आधारों पर भी किसी को नौकरी देने से मना न किया जा सके। अब अगली स्लाइड को समझने से पहले आरक्षण की नीतियों को आकार देने वाले इस ऐतिहासिक सफर को जानना जरूरी है। 1979 में मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए आरक्षण की सिफारिश की। फिर 1990 में VP सिंह सरकार ने इसे लागू कर दिया।
और 1992 में एक बहुत ही ऐतिहासिक इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को सही तो ठहराया, लेकिन साथ ही 50% की सीमा और क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी लागू कर दिया। ठीक जैसे अनुच्छेद 15 में था, वैसे ही अनुच्छेद 16 भी समान अवसर के नियम के साथ साथ कुछ विशेष प्रावधान जोड़ता है। जैसे कि 16(4) सरकार को पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में आरक्षण देने की शक्ति देता है। 16(4)A एससी और एसटी समुदायों के लिए प्रमोशन में आरक्षण का रास्ता खोलता है। वहीं 16(3) संसद को यह अधिकार देता है कि वो कुछ खास नौकरियों के लिए उस राज्य का निवासी होने की शर्त लगा सकती है। और अनुच्छेद 16(6) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए भी नौकरियों में 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। समानता के अधिकार के इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हम दो ऐसे अनुच्छेदों को देखेंगे जो भारतीय समाज में सदियों से चली आ रही असमानताओं पर सीधा और करारा प्रहार करते हैं। अनुच्छेद 17 और 18। ये दोनों अनुच्छेद समाज में बराबरी की स्थापना करते हैं। एक तरफ अनुच्छेद 17 समाज की एक बहुत बड़ी बुराई यानी अस्पृश्यता या छुआछूत को पूरी तरह से खत्म करता है और इसे एक दंडनीय अपराध बनाता है, तो वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 18 राजा, महाराजा, राय बहादुर जैसी उपाधियों को खत्म करता है ताकि जन्म के आधार पर किसी को कोई खास दर्जा ना मिले। हाँ, ये बात ध्यान रखने वाली है कि सेना और पढ़ाई लिखाई से जुड़ी उपाधियां जैसे डॉक्टर या कर्नल दी जा सकती हैं। अच्छा, संविधान में अस्पृश्यता को खत्म तो कर दिया गया, लेकिन इसे असल जिंदगी में लागू करने के लिए और ऐसा करने वालों को सजा देने के लिए संसद को कानून बनाने की जरूरत थी। इसी के लिए पहले 1955 का अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बनाया गया और बाद में और भी ज्यादा कड़े प्रावधानों के साथ 1989 का SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम लाया गया। तो ये था समानता का अधिकार जो हर नागरिक को एक बराबर जमीन पर लाकर खड़ा करता है। दोस्तों, अगले भाग में हम मौलिक अधिकारों के दूसरे स्तंभ स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 को विस्तार से समझेंगे। तो हम सबसे पहले स्वतंत्रता के अधिकार और उसके अलग अलग पहलुओं को समझेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि हमारा संविधान हमें शोषण से कैसे बचाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार से। स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक दिया गया है, ये असल में हमारे लोकतंत्र की आत्मा है, उसका दिल है। ये वो अधिकार हैं जो हमें सरकार की मनमानी से बचाता है और हमें अपने विचार रखने, कहीं भी आने जाने और सबसे जरूरी अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीने का आधार देता है। चलिए अब आते हैं अनुच्छेद 19 पर। देखिए, इसे अक्सर मौलिक अधिकारों की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमें वो 6 बुनियादी आज़ादियां देता है जिनके बिना किसी भी नागरिक का पूरा विकास हो ही नहीं सकता। हाँ, एक दिलचस्प बात यह है कि जब संविधान बना था तो इसमें 7 स्वतंत्रताएं थीं, लेकिन बाद में 44वें संशोधन के जरिए संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटा दिया गया। तो अब हमारे पास ये 6 बहुत ही महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं बची हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये कौन सी है। तो ये हैं वो 6 आज़ादियाँ। सबसे पहली, बोलने और अपनी बात रखने की आज़ादी, जिसके बिना प्रेस और आरटीआई की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दूसरी, शांति से बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार। तीसरी, संघ या संगठन बनाने का हक। चौथी, पूरे भारत में बेरोक-टोक घूमने की स्वतंत्रता। पांचवी, देश के किसी भी कोने में बसने का अधिकार। और छठी, अपनी पसंद का कोई भी काम या व्यापार करने की आज़ादी। ये सब मिलकर ही एक नागरिक को सही मायने में स्वतंत्र बनाते हैं। लेकिन हाँ, एक बहुत जरूरी बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है। ये स्वतंत्रताएं असीमित नहीं हैं। राज्य इन पर युक्ति युक्त निर्बंधन यानी कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, कुछ उचित सीमाएं लगा सकता है। जैसे बोलने की आज़ादी का ये मतलब तो नहीं हो सकता कि कोई देश की सुरक्षा को ही खतरे में डाल दे। तो ये जो प्रतिबंध हैं, ये देश की एकता, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 20, 21 और 22 की। आप समझिए कि ये अनुच्छेद एक सुरक्षा कवच की तरह हैं, एक शील्ड हैं जो किसी भी व्यक्ति को राज्य की मनमानी गिरफ्तारी या सजा से बचाते हैं। इनका मकसद ये है कि कानूनी प्रक्रिया हमेशा निष्पक्ष रहे, फेयर रहे। अनुच्छेद 20 हमें 3 बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षाएं देता है।
पहली, किसी व्यक्ति को उस काम के लिए सजा नहीं दी जा सकती जो उस काम को करते समय अपराध था ही नहीं। दूसरी, एक ही अपराध के लिए किसी को एक से ज्यादा बार सजा नहीं मिल सकती। और तीसरी, किसी भी व्यक्ति को खुद के ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब अनुच्छेद 20 और 21 की अहमियत आप इसी बात से समझिए कि इन्हें राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता, सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसे 44th संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया था, जो ये दिखाता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता कितनी सर्वोपरि है। अब आते हैं अनुच्छेद 21 पर, जिसे कई विशेषज्ञ भारतीय संविधान का दिल मानते हैं। ये साफ साफ कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से सिर्फ और सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, किसी और मनमाने तरीके से नहीं। और हाँ, ये अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को ही नहीं बल्कि गैर नागरिकों को भी मिला हुआ है। देखिए, समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के दायरे को बहुत ज्यादा बढ़ा कर दिया है। जहां शुरू में 1950 के AK गोपालन मामले में इसकी व्याख्या बहुत सीमित थी, वहीं 1978 के ऐतिहासिक मेनका गांधी मामले में कोर्ट ने कहा कि जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि गरिमा के साथ जीवन जीना है। बस इसी एक व्याख्या के बाद स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ऐसे कई अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा बन गए। और इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए साल 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 21A। इसने 6 से 14 साल की उम्र के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया, जिसे राज्य द्वारा मुफ्त और अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाएगा। चलिए, अब अनुच्छेद 22 को समझते हैं, जो हमें मनमानी गिरफ्तारी से बचाता है। ये 2 तरह की हिरासत में फर्क करता है। सामान्य कानून के तहत जब गिरफ्तारी होती है तो व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का, अपने पसंद के वकील से बात करने का और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। वहीं दूसरी तरफ है निवारक निरोध, जिसका मकसद अपराध होने से रोकना होता है। इसलिए इसमें अधिकार थोड़े सीमित होते हैं और किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के 3 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। तो चलिए, अब हम अपने विश्लेषण के दूसरे हिस्से पर आते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अनुच्छेद ये पक्का करते हैं कि हर इंसान की गरिमा बनी रहे और समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उन्हें किसी भी तरह के शोषण से बचाया जा सके। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि जब हम शोषण शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका असल में मतलब क्या है? संविधान इसे कैसे देखता है? तो अनुच्छेद 23 और 24 सीधे इसी सवाल का जवाब देते हैं। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार मतलब इंसानों की खरीद फरोख्त और बेगार या किसी भी तरह की बंधुआ मजदूरी पर पूरी तरह से रोक लगाता है। इसका उल्लंघन करना एक दंडनीय अपराध है। हाँ, राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है, लेकिन ऐसा करते समय वो धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। और इसके बाद आता है अनुच्छेद 24, जो सीधे सीधे बाल श्रम पर रोक लगाता है। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को कारखानों, खानों या किसी भी दूसरे खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। ये बच्चों के स्वस्थ विकास और उनके शिक्षा के अधिकार को पक्का करने के लिए एक बहुत ही जरूरी प्रावधान है। तो चलिए, परीक्षा के लिए जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। अनुच्छेद 19 देता है 6 मौलिक स्वतंत्रताएं। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि से 3 तरह की सुरक्षा देता है। अनुच्छेद 21 गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है और 21A 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से बचाता है और अनुच्छेद 23 और 24 हर तरह के शोषण पर रोक लगाते हैं। दोस्तों, अगले भाग में हम धार्मिक स्वतंत्रता और संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकारों को विस्तार से समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मौलिक अधिकारों पर हमारी चर्चा के इस तीसरे और अंतिम भाग में आपका स्वागत है। पिछले भागों में हमने समानता और स्वतंत्रता जैसे अधिकारों को समझा था और आज हम अनुच्छेद 25 से लेकर 35 तक के प्रावधानों को जानेंगे, जो हमारे मौलिक अधिकारों की तस्वीर को पूरा करते हैं। तो आज की हमारी चर्चा में हम 5 मुख्य हिस्सों को कवर करेंगे। सबसे पहले धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, फिर संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। उसके बाद हम जानेंगे संविधान की आत्मा कहे जाने वाले अनुच्छेद 32 के बारे में। फिर हम न्यायपालिका के 5 शक्तिशाली आदेश यानी रेट्स को समझेंगे
और आखिर में इन मौलिक अधिकारों पर लगी कुछ सीमाओं पर भी नजर डालेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हमारे पहले खंड के साथ। ये अधिकार आप कह सकते हैं भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र की रीढ़ हैं। ये हर इंसान को अपनी आस्था और विश्वास के हिसाब से जीने की पूरी आज़ादी देते हैं। अनुच्छेद 25 हर एक व्यक्ति को, चाहे वो भारत का नागरिक हो या न हो, अपने विवेक के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने और शांतिपूर्ण तरीके से उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर याद रखनी है कि ये स्वतंत्रता असीमित नहीं है। सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, जहां अनुच्छेद 25 एक व्यक्ति के धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, वहीं अनुच्छेद 26 धार्मिक समूहों या संप्रदायों को कुछ अधिकार देता है। इसके तहत हर धार्मिक समुदाय को अपनी संस्थाएं स्थापित करने, उनका प्रबंधन करने, अपने धर्म से जुड़े मामलों को संभालने और संपत्ति रखने का अधिकार होता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है जो भारत की धर्मनिरपेक्षता की नींव को और मजबूत करता है। अनुच्छेद 27 साफ साफ कहता है कि सरकार किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती जिसका पैसा किसी एक खास धर्म के प्रचार या रखरखाव पर खर्च किया जाना हो। यह अनुच्छेद शिक्षा संस्थानों में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा से जुड़ा है। यह स्पष्ट करता है कि जो भी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से सरकारी पैसे से चलता है, वहां कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। हाँ, अगर कोई संस्थान किसी ट्रस्ट के तहत बना है लेकिन उसका प्रशासन सरकार देख रही है, तो वहां धार्मिक शिक्षा की अनुमति हो सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा संविधान भारत की जो विशाल सांस्कृतिक और भाषाई विविधता है, खासकर अल्पसंख्यकों के हितों की, उसकी रक्षा कैसे करता है। तो अनुच्छेद 29 भारत के नागरिकों के किसी भी समूह को जिनकी अपनी कोई खास भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बचाए रखने का अधिकार देता है और साथ ही ये भी सुनिश्चित करता है कि किसी भी सरकारी या सरकारी मदद से चलने वाले शिक्षण संस्थान में किसी भी नागरिक को धर्म, जाति या भाषा के आधार पर एडमिशन लेने से नहीं रोका जाएगा। ये अनुच्छेद सीधे तौर पर भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को सशक्त बनाता है। ये उन्हें अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और उनका प्रशासन चलाने का अधिकार देता है ताकि वे अपनी संस्कृति और अपने मूल्यों को अगली पीढ़ी तक आसानी से पहुंचा सकें। अब हम उस अधिकार पर आते हैं जिसे शायद सभी मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ये वो अधिकार है जो बाकी सभी अधिकारों को असल में शक्ति देता है, उन्हें सार्थक बनाता है। आप इसे हमारे अधिकारों का रक्षक या गारंटर कह सकते हैं। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद के महत्व को इतना ज्यादा माना कि उन्होंने इसे संविधान की आत्मा और इसका हृदय कहा। उन्होंने ये भी कहा था कि इसके बिना तो ये पूरा संविधान ही बेमतलब हो जाएगा, क्योंकि अगर अधिकारों को लागू करवाने का कोई तरीका ही ना हो तो फिर ऐसे अधिकारों का क्या फायदा। तो आखिर ऐसा क्या है इस अनुच्छेद में जो इसे इतना खास बनाता है? देखिए, अनुच्छेद 32 हर भारतीय नागरिक को यह गारंटी देता है कि अगर सरकार या कोई और उनके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ठीक ऐसी ही शक्ति अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट्स को भी दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि अदालत इन अधिकारों को लागू कैसे करवाती हैं? इसके लिए न्यायपालिका के पास 5 बहुत ही शक्तिशाली कानूनी उपकरण हैं, जिन्हें हम रिट या रिट्स के नाम से जानते हैं। ये रिट्स न्याय सुनिश्चित करने के असाधारण आदेश होते हैं। तो ये 5 रिट्स हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा। हर रिट का एक खास मकसद होता है और वो अलग अलग तरह के मामलों में इस्तेमाल की जाती है। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका लैटिन में मतलब है शरीर को पेश करो, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सबसे बड़ी ढाल है। जब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा जाता है तो कोर्ट ये रिट जारी करके आदेश देता है कि उस व्यक्ति को तुरंत अदालत के सामने लाया जाए और उसकी हिरासत का कारण बताया जाए। अगर कारण गैर कानूनी निकलता है तो व्यक्ति को फौरन रिहा कर दिया जाता है। अगली रिट है परमादेश, जिसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली रिट है। इसके जरिए कोर्ट किसी भी सरकारी अधिकारी, संस्था या निचली अदालत को उनका वो कानूनी कर्तव्य निभाने का आदेश देता है जिसे वो करने से मना कर रहे हैं। ये रिट सीधे सीधे सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही तय करती है।
प्रतिषेध का मतलब ही है रोकना। ये एक तरह की निवारक रिट है। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी केस की सुनवाई करने लगती है, तो ऊपरी अदालत यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करके उसे ऐसा करने से रोक देती है। ये कार्यवाही के बीच में ही जारी की जाती है। उत्प्रेषण रिट भी निचली अदालतों के खिलाफ ही जारी होती है, लेकिन ये प्रतिषेध से अलग है। ये तब जारी होती है जब निचली अदालत अपना फैसला सुना चुकी होती है। इसका इस्तेमाल उस गलत फैसले को रद्द करने या फिर उस केस को निचली अदालत से ऊपरी अदालत में मंगवाने के लिए किया जाता है। और हमारी 5वीं रिट है अधिकार पृच्छा। इसका मतलब है किस अधिकार से। ये रिट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से किसी सरकारी पद पर बैठ जाता है। कोर्ट इस रिट के जरिए उस व्यक्ति से पूछता है कि वो किस अधिकार से उस पद पर काम कर रहा है। अगर उसका दावा अवैध पाया जाता है तो उसे उस पद से हटा दिया जाता है। चलिए, अब आखिर में ये समझना भी बहुत जरूरी है कि हमारे मौलिक अधिकार असीमित नहीं हैं। देश की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संविधान खुद ही इन पर कुछ तर्कसंगत सीमाएं भी लगाता है। इन सीमाओं का जिक्र हमें आखिरी 3 अनुच्छेदों में मिलता है। अनुच्छेद 33 संसद को ये ताकत देता है कि वो सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों और पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सके ताकि अनुशासन बना रहे। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन लागू होने की स्थिति में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध की बात करता है। और अनुच्छेद 35 ये साफ करता है कि कुछ खास मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास होगा, राज्यों की विधानसभाओं के पास नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से यानी भाग 4 पर बात करने वाले हैं। इसमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। अब ये हैं क्या? आप इन्हें सरकार के लिए एक नैतिक कंपास की तरह समझ सकते हैं, जो ये बताता है कि देश को आखिर किस दिशा में ले जाना है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, हमारे संविधान बनाने वालों ने जो एक कल्याणकारी राज्य यानी एक वेलफेयर स्टेट का सपना देखा था, उसे पूरा कैसे किया जाए? संविधान इस सपने को पूरा कैसे करता है? इसका जवाब हमें इन्हीं नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और एक एक करके इन सिद्धांतों को समझते हैं। आज की हमारी चर्चा का रोडमैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं क्या। फिर हम अनुच्छेद 36 से 39A तक की परिभाषा और लक्ष्यों को जानेंगे। इसके बाद अनुच्छेद 40 से 45 में सामाजिक कल्याण के निर्देशों पर बात करेंगे। फिर अनुच्छेद 46 से 51 तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्यों को देखेंगे। और आखिर में इन निदेशक तत्वों का महत्व क्या है और मौलिक अधिकारों के साथ इनका संतुलन कैसे बनता है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं परिचय से कि आखिर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं क्या, इनकी प्रेरणा हमें कहाँ से मिली और इनका असली मकसद क्या है। यहाँ पर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। पहली बात, इनकी प्रेरणा हमें मिली है आयरलैंड के संविधान से। दूसरा, इनका उद्देश्य है भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये मौलिक अधिकारों की तरह नहीं है। मतलब आप इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन देश को चलाने के लिए, शासन के लिए ये मूलभूत सिद्धांत हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, अनुच्छेदों पर। हम अनुच्छेद 36 से शुरू करेंगे और बिना रुके एक क्रम में 51 तक चलेंगे। देखते हैं कि हर अनुच्छेद क्या कहता है। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 36 से। ये बहुत सीधा और सरल है। ये बस इतना कहता है कि इस भाग के लिए राज्य शब्द का मतलब वही होगा जो भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों के लिए था। मतलब इसमें भारत सरकार, संसद, राज्य सरकारें और सभी स्थानीय प्राधिकरण ये सब शामिल हैं। अब आता है अनुच्छेद 37, जिसे आप इन सिद्धांतों की आत्मा कह सकते हैं। ये एकदम साफ करता है कि इन तत्वों को लागू कराने के लिए आप अदालत नहीं जा सकते, ये प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन ये शासन में मूलभूत हैं। मतलब कानून बनाते समय इन पर अमल करना सरकार का एक कर्तव्य है। ये एक तरह की नैतिक जिम्मेदारी है। अच्छा, कर्तव्य तो तय हो गया, पर लक्ष्य क्या है? अनुच्छेद 38 इसी लक्ष्य की बात करता है। ये कहता है कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाने की कोशिश करेगा जिसमें सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। इसका सीधा सा मतलब है आय, प्रतिष्ठा और अवसरों की जो असमानता है उसे कम करना।
इसी लक्ष्य को और भी ज्यादा साफ करता है अनुच्छेद 39। ये कहता है कि राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि सभी नागरिकों को, चाहे वो पुरुष हो या महिला, आजीविका के बराबर साधन मिलें। देश के जो भी संसाधन हैं उनका बंटवारा आम जनता की भलाई के लिए हो। और सबसे जरूरी बात जो अक्सर पूछी जाती है, पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान काम के लिए समान वेतन मिले। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद रखनी है, अनुच्छेद 39 क। इसे 1976 में 42nd संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। ये क्या कहता है? ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी नागरिक सिर्फ गरीबी या किसी और वजह से न्याय पाने से पीछे न रह जाए, और इसके लिए राज्य गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अनुच्छेद 40 से 45 तक के निर्देशों को देखते हैं, जो सीधे सीधे सामाजिक कल्याण से जुड़े हुए हैं। अनुच्छेद 40 ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। इसके मुताबिक राज्य को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे पंचायतें स्वशासन की इकाइयों के तौर पर काम कर सकें, मतलब जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना। अब अनुच्छेद 41 और 42 को एक साथ समझते हैं। देखिए, अनुच्छेद 41 कहता है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता के अंदर रहते हुए कुछ खास दशाओं में, जैसे कि बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, ऐसी स्थितियों में लोगों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार देगा। और वहीं अनुच्छेद 42 कहता है कि काम करने की जगह पर न्याय संगत और मानवीय माहौल हो, और खासतौर पर महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता यानी मैटरनिटी रिलीफ का भी प्रावधान हो। अब बात करते हैं अनुच्छेद 43 की। ये कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी यानी लिविंग वेज की बात करता है। इसका मतलब सिर्फ गुजारे लायक मजदूरी नहीं, बल्कि इतनी मजदूरी जिससे एक सम्मानजनक जीवन जिया जा सके। और इसी के साथ है अनुच्छेद 43 क, जिसे फिर से 42वें संशोधन से जोड़ा गया था। ये उद्योगों के मैनेजमेंट में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। अगला है अनुच्छेद 44, एक ऐसा विषय जिस पर हमेशा चर्चा होती रहती है। ये राज्य को निर्देश देता है कि वो पूरे भारत के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रयास करे। अब है अनुच्छेद 45। ये राज्य को एक बहुत जरूरी कर्तव्य देता है कि वो 6 साल से कम उम्र के बच्चों की शुरुआती देखभाल और उनकी शिक्षा का प्रावधान करे। ये हमारे देश के भविष्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। तो सामाजिक कल्याण के बाद अब हम आखिरी समूह के अनुच्छेदों की तरफ बढ़ते हैं, जो समाज के कमजोर वर्गों से लेकर पर्यावरण और अंतर्राष्ट्रीय शांति जैसे बड़े विषयों को कवर करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 46 राज्य को यह निर्देश देता है कि वो अनुसूचित जातियों, जनजातियों और समाज के दूसरे कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा दे। और अनुच्छेद 47 ये लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और लोक स्वास्थ्य में सुधार करने को राज्य का प्राथमिक कर्तव्य मानता है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से संगठित करने का निर्देश देता है। और इसके साथ ही एक बार फिर से 42वें संशोधन से जोड़ा गया अनुच्छेद 48 का ये राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का निर्देश देता है। और अब आते हैं हम बिल्कुल अंतिम 3 अनुच्छेदों पर। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और वस्तुओं की सुरक्षा का दायित्व देता है। अनुच्छेद 50 जो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही जरूरी है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने का निर्देश देता है। और आखिर में अनुच्छेद 51 जो कि हमारी विदेश नीति का आधार है, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है। तो ये थे अनुच्छेद 36 से 51 तक। अब जब हमने सारे निर्देशक तत्व देख लिए हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि मौलिक अधिकारों के साथ इनका रिश्ता क्या है और इनका असली महत्व क्या है। देखिए, मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्वों में सबसे बड़ा अंतर यही है कि मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं, मतलब अगर उनका हनन होता है तो हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं। वहीं निर्देशक तत्व गैर न्याय योग्य हैं। लेकिन यहां पर 1980 का मिनर्वा मिल्स केस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि पूरक हैं। हमारा संविधान इन दोनों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन पर टिका हुआ है। तो इस पूरे अध्याय से 3 बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। इन्हें बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। पहली, प्रेरणा मिली है आइलैंड से। दूसरा, उद्देश्य है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। और तीसरा, इनकी प्रकृति ये शासन के लिए तो मूलभूत है पर न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। ये किसी भी परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट्स हैं। दोस्तों,
अगले भाग में हम मूल कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को विस्तार से समझेंगे। तो दोस्तों, भारतीय संविधान हमें कई मौलिक अधिकार तो देता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं? जी हाँ, आज हम बात करेंगे संविधान के भाग 4A की, यानी हम नागरिकों के मूल कर्तव्यों के बारे में। ये वो जिम्मेदारियां हैं जो हमारे अधिकारों के साथ एक संतुलन बनाती है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये जो मूल कर्तव्य है ना, ये हमारे ओरिजिनल संविधान का हिस्सा थे ही नहीं। जब 1950 में संविधान लागू हुआ तब इनका कोई जिक्र तक नहीं था। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये आए कहां से, इन्हें बाद में क्यों और कैसे जोड़ा गया। चलिए इसी की पूरी कहानी को समझते हैं। देखिए, हुआ ये कि समय के साथ ये महसूस होने लगा कि भाई सिर्फ अधिकारों की बात करना काफी नहीं है, नागरिकों के कर्तव्य भी तय होने चाहिए। और ये जरूरत सबसे ज्यादा महसूस हुई 1975 से 77 के बीच, जब देश में इमरजेंसी लगी थी। इसी के बाद इस काम के लिए एक खास समिति बनाई गई और उस समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये नाम याद रखिएगा, परीक्षा में सीधा सवाल बनता है यहां से। तो इसी समिति ने सिफारिश की और उन्हीं सिफारिशों के आधार पर हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों को जगह मिली। तो ये काम 2 स्टेप्स में हुआ। सबसे पहले 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया और इसके जरिए 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। इसके बाद काफी सालों बाद साल 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ और तब इसमें एक और यानी 11वां मूल कर्तव्य भी शामिल कर लिया गया। तो अब ये संविधान में कहाँ मिलेंगे? इनके लिए एक नया भाग बनाया गया, भाग 4A, और एक नया अनुच्छेद, आर्टिकल 51A। और एक और जरूरी बात, ये जो मूल कर्तव्यों का कॉन्सेप्ट है, ये हमने कहाँ से लिया? ये हमने लिया था उस समय के सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के संविधान से। चलिए तो अब एक एक करके इन सभी 11 कर्तव्यों को समझते हैं। शुरुआत करते हैं पहले 3 से, जो हमारे संविधान, हमारे आजादी के आंदोलन के आदर्शों और देश की एकता से जुड़े हैं। तो पहला कर्तव्य यानी A कहता है कि हर नागरिक को संविधान का पालन करना चाहिए और साथ ही संविधान के आदर्शों, उसकी संस्थाओं, हमारे राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। अब यहाँ एक बहुत बारीक बात है जिस पर ध्यान देना है। इसमें राष्ट्रगान का तो जिक्र है, लेकिन राष्ट्रगीत का उल्लेख नहीं है। अब आते हैं दूसरे कर्तव्य B पर। यह हमें हमारी आज़ादी की लड़ाई की याद दिलाता है। ये कहता है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को जिन महान आदर्शों ने प्रेरित किया था, उन ऊंचे आदर्शों को हमें अपने दिल में संजो कर रखना है और उनका पालन भी करना है। तीसरा कर्तव्य C बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह हम सब पर एक बड़ी जिम्मेदारी डालता है कि हम भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे बनाए रखें। यह हमारे देश के वजूद की बुनियाद है। ठीक है, तो देश की एकता को बनाए रखने की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और उन कर्तव्यों को देखते हैं जो सीधे सीधे देश की रक्षा और समाज में भाईचारा बनाने से जुड़े हैं। चौथा कर्तव्य D एकदम सीधा और साफ है। ये कहता है कि देश की रक्षा करें और जब भी जरूरत पड़े, जब भी बुलाया जाए, तो राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहें। और हाँ, इसका मतलब सिर्फ सेना में जाना नहीं है, बल्कि किसी आपदा के समय मदद करना भी इसमें शामिल है। अब आता है 5वां कर्तव्य A, और इसमें 2 बहुत जरूरी बातें हैं। पहली कि भारत के सभी लोगों में भाईचारे की भावना को बढ़ावा दें, चाहे वो किसी भी धर्म, भाषा या इलाके के हों। और दूसरी बात जो बहुत ही प्रगतिशील है, वो ये कि ऐसी सभी प्रथाओं को छोड़ दें जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हों। तो भाईचारे और सम्मान की बात के बाद अब कर्तव्यों का अगला ग्रुप हमारी संस्कृति, हमारे पर्यावरण और हमारी सोच को मॉडर्न बनाने पर फोकस करता है। छठा कर्तव्य F हमारी सामाजिक संस्कृति या जिसे हम कॉम्पोजिट कल्चर कहते हैं, उसकी बात करता है। इसका मतलब है हमारी मिली-जुली संस्कृति। हमें इसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना है और इसे बचाकर रखना है। आखिर भारत की यही तो खूबसूरती है, अनेकता में एकता। 7वां कर्तव्य G हमारे पर्यावरण से जुड़ा है। यह हम सबसे कहता है कि हम अपने प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। इसमें जंगल, झील, नदी और जंगली जानवर सब आते हैं, और साथ ही हर जीव जंतु के प्रति मन में दया का भाव रखें। 8वां कर्तव्य हमें एक बेहतर और मॉडर्न नागरिक बनने के लिए कहता है। इसका मतलब है कि हम सब वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, मतलब साइंटिफिक टेम्पर रखें, अंधविश्वासों से दूर रहें, मानवतावाद को मानें और हमेशा कुछ नया सीखने और सुधार करने की कोशिश करते रहें। तो संस्कृति, पर्यावरण और वैज्ञानिक सोच के बाद अब जो कर्तव्य आ रहे हैं
वो हमारे पब्लिक बिहेवियर और पर्सनल ग्रोथ से जुड़े हैं। 9वां कर्तव्य आय एक बहुत ही बेसिक सिविक सेंस की बात करता है। ये कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। मतलब जो ट्रेनें हैं, बसें हैं, पार्क हैं, सरकारी इमारतें हैं, उन्हें नुकसान न पहुंचाएं और साथ ही हिंसा से हमेशा दूर रहें। 10वां कर्तव्य जे हम सबको इंस्पायर करता है। ये कहता है कि हम व्यक्तिगत और सामूहिक यानी इंडिविजुअल और ग्रुप लेवल पर हर काम में एक्सीलेंस यानी उत्कर्ष की ओर बढ़ने की लगातार कोशिश करें। सीधी सी बात है, जब हर नागरिक आगे बढ़ेगा तो देश अपने आप नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। तो ये थे वो 10 कर्तव्य जो शुरू में जोड़े गए थे। अब बात करते हैं उस 11वें कर्तव्य की जो बाद में आया और जो आज के समय में शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ जी, तो ये 11वां कर्तव्य 2002 में 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। और ये क्या कहता है? ये कहता है कि हर माता पिता या गार्जियन की ये ड्यूटी है कि वो अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर जरूर दें। ठीक है, तो हमने सभी 11 कर्तव्यों को तो समझ लिया, पर अब एक बड़ा सवाल आता है, इनकी लीगल स्टेटस क्या है, इनका महत्व क्या है? देखिए, इस पॉइंट को परीक्षा के लिए एकदम साफ साफ समझ लीजिए। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स, वो प्रवर्तनीय हैं, मतलब जस्टिशिएबल हैं। अगर उनका हनन होता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जो मूल कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, वो अपरिवर्तनीय हैं, यानी नॉन जस्टिशिएबल। इन्हें कोर्ट द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। यह हमारी नैतिक और नागरिक जिम्मेदारी है। तो चलिए परीक्षा के लिहाज से फटाफट की पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। भाग 4A, अनुच्छेद 51A, समिति कौन सी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। संशोधन कौन कौन से? 42वां और 86वां। और इनकी प्रकृति कैसी है? अपरिवर्तनीय यानी नॉन जस्टिशिएबल। ये सारे पॉइंट्स सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आखिर में इन कर्तव्यों का मकसद क्या है? इनका मकसद है हम नागरिकों में जिम्मेदारी का भाव जगाना, अनुशासन लाना और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी के लिए प्रेरित करना। ये हमें याद दिलाते हैं कि एक अच्छा नागरिक होने का असली मतलब क्या है। दोस्तों, अगले भाग में हम केंद्र सरकार के संरचना संबंधी प्रावधान। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार के वीडियो और बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।